आप यही कहोगे कि सर ऐसी वीडियो बनाइए जिससे कि मेरा पेपर जो है सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर मेरा लीक हो जाए। तो स्टूडेंट देखो, आज की वीडियो जो है बहुत मेहनत करके बनाई गई है और काफ़ी दिनों बाद यह वीडियो आ रही है। इसका मतलब यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, क्योंकि यहाँ पर हम एक ही वीडियो में आपका पेपर पूरा का पूरा पेपर लीक करने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान का पेपर जो आपका 7 मार्च को जो आपका पेपर लगा है, पूरा का पूरा पेपर आज के इस वीडियो में हम आपका लीक करने वाले हैं। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे पूरी किताब, जो आपका किताब है ना, पूरी किताब के जितने भी सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, जो कि पेपर में 20-20 नंबर के आते हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में, फिर बात करेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के बारे में। यानी कि स्टूडेंट फिर आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। पूरे के पूरे नंबर 70 में 70 नंबर बिल्कुल आपके पक्के हो जाएंगे। 7 मार्च 2024 को सभी प्रश्न आपको यहीं से ही देखने को मिलेंगे स्टूडेंट। तो देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले आपके पेपर में जो क्या होगा इस बार 2024 में 20 प्रश्न जो होंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। कहने का मतलब स्टूडेंट, आपके पेपर में सबसे पहला जो नियम होगा वो यही नियम होगा कि 20 प्रश्न जो होंगे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 20 नंबर के होंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर हम बात करेंगे और बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, फिर हम बात करेंगे लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में, फिर हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के बारे में। तो देखो, एक करके सभी के सभी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। आप लोग क्या करिए कि कॉपी पेन लेकर बैठिए स्टूडेंट, तो क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है और यहीं से ही स्टूडेंट आपके 70 में 70 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो देखो, मेरा पहला देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर साल बोर्ड में आता ही आता है। यानी कि स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके 20 नंबर जो ऑब्जेक्टिव वाले जो होते हैं बहुविकल्पी वाले, वो 20 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपके जो लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं वो भी आपके इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपके जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं वो भी आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो मेरा पहला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। तो प्रश्न में देखो 4 ऑप्शन कह रहे हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया है फ्रांस, नंबर बी ऑप्शन दिया है भारत, और नंबर सी ऑप्शन दिया है जर्मनी, और यहाँ पर डी ऑप्शन आपका दिया है इटली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस को सही करेंगे, फ्रांस इसका सही हो जाएगा। ये भारत, जर्मनी, इटली आपका गलत हो जाएगा। तो देखो प्रश्न नंबर सेकंड हमसे देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर सेकंड हमसे कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई। नंबर ए ऑप्शन दिया है 1788, बी ऑप्शन दिया है 1789, सी ऑप्शन दिया है 1790 और डी ऑप्शन दिया है 1787। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमसे कह रहा है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था। तो नंबर ए ऑप्शन दिया चंपारण में प्रारंभ किया था, नंबर बी ऑप्शन दिया बारडोली में प्रारंभ किया था, और नंबर सी ऑप्शन दिया है अहमदाबाद में, डी ऑप्शन दिया है खेड़ा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में। तो चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। तो प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमसे कह रहा है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो नंबर ए ऑप्शन दिया है 1919 में हुआ, बी ऑप्शन दिया 1929 में हुआ, सी ऑप्शन दिया है 1924 में हुआ, डी ऑप्शन दिया 1934 में हुआ। तो जो आर्थिक महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था वो 1929 में हुआ था। फिर प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमसे कह रहा है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन दे रहे हैं। 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 10 जनवरी, बी ऑप्शन है 10 दिसंबर, सी ऑप्शन है 10 अगस्त, डी ऑप्शन है 10 जुलाई। तो यहाँ पर मानव अधिकार दिवस जो होता है स्टूडेंट वो हम मनाते हैं 10 दिसंबर को। तो 10 दिसंबर को हम मनाते हैं मानव अधिकार दिवस। और प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमसे कह रहा है कि
किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? नंबर ए ऑप्शन दिया झारखंड में, बी ऑप्शन दिया गुजरात में, सी ऑप्शन दिया राजस्थान में, डी ऑप्शन दिया बिहार में। तो कह रहा है कि किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। तो गुजरात में पाई जाती है काली मिट्टी। और प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 7 हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो इनमें से बतानी है कि कौन सी एक रबी की फसल हो जाएगी। तो देखो नंबर ए ऑप्शन दिया धान है, नंबर बी ऑप्शन दिया दालें, और सी ऑप्शन दिया मोटे अनाज, डी ऑप्शन दिया कपास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दालों को सही करेंगे, दालें आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 हमसे कह रहा है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहती है? तो चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी बताना है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक रहती है। नंबर ए ऑप्शन दिया लाल मिट्टी, बी ऑप्शन दिया पर्वतीय मिट्टी, सी ऑप्शन दिया जलोढ़ मिट्टी, और डी ऑप्शन दिया लेटराइट मिट्टी। तो बताने कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी रहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी जो होती है सबसे अच्छी रहती है। और प्रश्न नंबर 9 हमसे कह रहा है कि कौन सा राज्य तांबा का सबसे मुख्य उत्पादक है? नंबर ए ऑप्शन दिया मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन दिया तमिलनाडु, डी ऑप्शन दिया बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है ये तांबा का मुख्य उत्पादक है। तो प्रश्न नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है कि यातायात का सबसे महंगा साधन बताना है कि यातायात का सबसे महंगा साधन कौन सा हो जाएगा। तो पहले तो 4 ऑप्शन को देख लेते हैं, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया है सड़क परिवहन, बी ऑप्शन दिया है वायु परिवहन, सी ऑप्शन दिया है रेल परिवहन, डी ऑप्शन दिया है जल परिवहन। तो यातायात का सबसे महंगा साधन बताना है, तो यातायात का सबसे महंगा साधन यहाँ पर हो जाएगा आपका वायु परिवहन। तो वायु परिवहन को सही करेंगे। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा 11 है। प्रश्न नंबर 11 के बारे में बात करते हैं कि किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? तो नंबर ए ऑप्शन दिया है बेल्जियम, बी ऑप्शन दिया यूगोस्लाविया, सी ऑप्शन दिया भारत, और डी ऑप्शन दिया नीदरलैंड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बेल्जियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। फिर प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 हमसे कह रहा है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई, जिसमें नंबर ए ऑप्शन दिया 1980 में हुई, नंबर बी ऑप्शन दिया है 1990 में हुई, सी ऑप्शन दिया है 1992 में हुई, डी ऑप्शन दिया 2004 में हुई। तो भारत में जो पंचायती राज की जो स्थापना हुई थी वो 1992 में हुई। तो प्रश्न नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 हमसे कह रहा है कि संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। तो जो महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व जो है वो सुनिश्चित किया गया है, जिसमें नंबर ए ऑप्शन दिया है स्थानीय निकायों में, बी ऑप्शन दिया राज्यसभा में, सी ऑप्शन दिया लोकसभा में, और डी ऑप्शन दिया प्रांतीय विधायिका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय निकायों में। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा 14 रहने वाला है। प्रश्न नंबर 14 के बारे में बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब किया गया? नंबर ए ऑप्शन दिया 1972, नंबर बी ऑप्शन दिया 1976, और सी ऑप्शन दिया 1980 में, डी ऑप्शन दिया 1984 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980। और फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। कौन सी वीडियो है? फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 कि लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत बताना है कि लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या हो जाएगा। नंबर ए ऑप्शन दिया जनता, बी ऑप्शन दिया संसद, और डी ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, और डी ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता। तो प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 हमसे कह रहा है कि किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? देखो 4 ऑप्शन देख लो। नंबर ए ऑप्शन दिया बिहार में पाई जाती है, बी ऑप्शन दिया केरल में पाई जाती है, सी ऑप्शन दिया पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, और यहाँ पर डी ऑप्शन कह रहा है कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साक्षरता दर सबसे अधिक पाई जाती है केरल में पाई जाती है। तो प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं क्या करें कि कौन सा एक विकसित देश है? तो विकसित देश का नाम बताना है कि कौन सा एक विकसित देश हो जाएगा। देखो 4 ऑप्शन कह रहे हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया है भारत, बी ऑप्शन दिया फ्रांस, सी ऑप्शन दिया ब्राजील, डी ऑप्शन दिया बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस एक विकसित देश होता है। तो प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 हमसे कह रहा है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि
एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। देखो ए ऑप्शन दिया है प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, बी ऑप्शन दिया है तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, सी ऑप्शन दिया है द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, डी ऑप्शन दिया है निजी क्षेत्र कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक। चलो प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, जो रिजर्व बैंक है, जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी ये बताना है। नंबर ए ऑप्शन दिया 1935 में हुई, बी ऑप्शन दिया 1945 में हुई, सी ऑप्शन दिया है 1955 में हुई, डी ऑप्शन दिया 1965 में हुई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना जो हुई थी वो 1935 में हुई थी। तो 1935 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, है ना। तो प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 हमसे कह रहा है कि भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकाधिकार किसे है? तो भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकाधिकार किसको है यह बताना है यहाँ पर। तो नंबर ए ऑप्शन दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है, बी ऑप्शन दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को है, सी ऑप्शन दिया है पंजाब नेशनल बैंक को है, डी ऑप्शन दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा को है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने बताया आप लोगों को, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने आपको बताए। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में। अब आपको बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में कि आपको कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लघु उत्तरी प्रश्न याद करके जाने हैं पेपर में। तो मेरा पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला देखो प्रश्न कह रहा है कि ऑटो वन बिस्मार्क कौन था? तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि ऑटो वन बिस्मार्क कौन था, यह क्यों प्रसिद्ध हुआ? तो बताना है कि ऑटो वन बिस्मार्क कौन था और यह क्यों प्रसिद्ध हुआ। तो बात करते हैं इसके उत्तर के बारे में कि ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर के साथ यूरोप का नेता भी था। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने प्रमुख भूमिका भी निभाई थी। तो बात करते हैं आगे कि 1870 तक बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लोहे की नीति से अपनी देश की एकता के लिए जीत हासिल की थी। 1890 में बिस्मार्क ने त्याग पत्र दे दिया। तो स्टूडेंट आप लोगों को इतना पूरा का पूरा तैयार कर लेना है, सिर्फ इतना ही आप लोगों को पढ़ना है और इतना आप लोग पढ़ करके पूरा का पूरा जाना पेपर में ऐसा ही छाप देना। जितना मैंने यहाँ पर लिखा है पूरा का पूरा इतना लिख देना है, 4 नंबर आपके कहीं नहीं गए। तो देखो इतना लिखने के बाद स्टूडेंट पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और पेपर में जाकर के पूरा का पूरा लिख देना। जब पेपर में प्रश्न आए तो लिख देना पूरा। तो प्रश्न नंबर 2 हमसे कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 हमसे कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो प्राकृतिक संसाधनों की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर नंबर, अब देखो प्राकृतिक संसाधनों की कोई 3 विशेषताएं, ऐसे संसाधन जो उपयोग करने के लिए प्रकृति से प्राप्त होते हैं उनको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जो संसाधन हमको उपयोग करने के लिए प्रकृति मतलब प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं उनको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। फिर बात करते हैं और आगे कि जिनमें वायु, पानी, मृदा, भूमि, वन आदि शामिल होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों में क्या क्या शामिल होते हैं? प्राकृतिक संसाधनों में पानी शामिल होता है, मृदा भी शामिल होता है, भूमि भी शामिल होता है, वन भी शामिल होता है ना। तो इतनी चीजें शामिल होती हैं। फिर लास्ट में हमसे कहा गया है कि इसकी हमको 3 विशेषताएं भी बतानी है। तो 3 इसकी विशेषताओं को भी देख लो। तो इसकी पहली विशेषता इसकी देखो क्या है कि प्राकृतिक संसाधन हमें प्राकृतिक से उपहार के रूप में प्राप्त होते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो हमको प्राकृतिक से उपहार के रूप में प्राप्त होते हैं। तो अब इसका जो दूसरी विशेषता है कि प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए निःशुल्क है, अर्थात मानव इनके लिए प्रकृति को कुछ नहीं देता है। फिर इसकी जो तीसरी जो इसकी विशेषता है कि प्राकृतिक संसाधन निष्क्रिय होते हैं। इतना आप लोग सिर्फ पढ़ लो। ये जो प्रश्न नंबर जो दूसरा है इतना ही पढ़ लो और इतना ही आप लोग जाकर के पेपर में लिख देना, बस 4 नंबर और इसके भी मिल जाएंगे। फिर देखो प्रश्न नंबर 3 हमसे देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि
लोकतांत्रिक शासन में सरकार का उत्तरदायी होना क्यों आवश्यक है, यह बताना है। तो इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार को आज के समय में लोकतंत्र भी कहते हैं, है ना। तो लोकतंत्र भी कहते हैं इसको। फिर और आगे बात करते हैं कि लोकतांत्रिक शासन में लोग सीधे शासन में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। फिर इसके बाद आगे देख लेते हैं कि लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। लोकतंत्र में जो सरकार जो होती है वो जनता द्वारा चुनी जाती है। फिर देखो और आगे बात करते हैं कि सरकार को समाज, समानता, स्वतंत्रता तथा सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए कार्य करना पड़ता है। तो इतना आप लोग जाकर के पेपर में लिख देना स्टूडेंट, आपके इसके भी 4 नंबर मिल जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है यह प्रश्न, तो आप लोग इसको जाकर के लिख देना। फिर इसके बाद हम बात करेंगे जो मेरा चौथा लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न है कि शिशु मृत्यु दर रोकने के कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर हमको बताना है कि शिशु मृत्यु दर रोकने की कोई 3 विशेषताएं लिखनी है। तो देखो उत्तर इसका किस तरीके से लिखेंगे। इसकी जो पहली विशेषता हो जाएगी, इसकी पहली विशेषता हो जाएगी कि विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाइयों, नवजात स्थिरीकरण इकाइयों और नवजात शिशु की देखभाल के अन्य उपायों द्वारा शिशु की जीवन रक्षा की जाती है ना। तो इस तरीके से उसको देखो, नवजात स्थिरीकरण इकाइयों और नवजात शिशु की देखभाल के अन्य उपायों द्वारा शिशु की जीवन रक्षा की जाती है। तो इसकी जो इसकी दूसरी विशेषता है, इसकी दूसरी विशेषता यह है कि टीकाकरण द्वारा माता और शिशु को सरकार द्वारा निःशुल्क टीकाकरण करवाकर शिशु की रक्षा की जाती है। फिर आगे बात करते हैं कि जननी जो सुरक्षा योजना है, तो जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रसव को बढ़ावा देना मातृ और नवजात दोनों की मृत्यु दर में कमी करने में भूमिका निभाती है। तो इतना देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने आप लोगों को बताया पूरी किताब के इम्पोर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के सामने। अब हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। तो अब हम बात करेंगे पूरी किताब के जितने भी इम्पोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनते हैं, तो उन प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर मेरा पहला देखो प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, बहुत यही प्रश्न आपके पेपर में आने वाला है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कोई 3 लाभ लिखो। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कोई 3 लाभ लिखना है। तो देखो इसके 3 लाभ किस तरीके से लिखे जाएंगे। तो 3 लाभ इस प्रकार हैं। तो 3 लाभ जो हैं इस प्रकार हैं। तो पहला लाभ इसका देखेंगे क्या है। पहला लाभ है कानूनों का वास्तविक पालन। पहला लाभ है कानूनों का वास्तविक पालन। तो लोकतंत्र में लोग कानूनों का पालन करते हैं, जनता स्वयं ही कानून बनाती है, इसलिए जनता के उल्लंघन की संभावना बहुत कम होती है ना। तो इसमें क्या होता है कि लोकतंत्र में जो लोग होते हैं वो कानूनों का पालन करते हैं, जनता स्वयं ही कानून बनाती है, इसलिए कानून के उल्लंघन की संभावना बहुत कम होती है। फिर देखो इसका जो दूसरी विशेषता है, इसकी जो दूसरी विशेषता है कि सभी लोगों का कल्याण भी होता है। दूसरी विशेषता देखो, सभी लोगों का कल्याण, कि लोकतंत्र लोगों का शासन है, शासन की शक्तियां जनता में निहित होती हैं, इसमें समस्त जनता की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति की जाती है ना। तो इतना आप लोगों को लिख देना है। फिर इसकी जो तीसरी विशेषता है कि राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण। इसमें देखो आप लोग क्या लिखेंगे कि किसी भी देश की उन्नति तथा अवनति उस देश के लोगों के चरित्र पर निर्भर करती है ना स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पर हमने आप लोगों को बताया पूरी किताब के इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जब तक के लिए स्टूडेंट आज की इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।